नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला जो है कि प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, जिसमें हम लोग करेंगे बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि प्रगतिवादी शिक्षा ऑप्शंस है कि पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। बी ऑप्शन है कि इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। क्या ऐसा है क्या कि बिना दंड का प्रयोग किए हुए बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों पहले वाले ऑप्शन से में दिया था कि ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो प्रगतिवादी जो शिक्षा है दोस्तों, ये है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि समस्या समाधान आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक जो है कि बल देती है, ठीक है, न कि अनुबंधन और केवल पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये पॉइंट भी कट जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन 1 के लिए वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस है कि विभिन्न मुद्दों और विषयों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनः स्मरण, बच्चों का मानकीकृत आकलन। देखिए, मानकीकृत आकलन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है और मानकीकृत वैसे भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। स्मरण करना एक निगेटिव टैग वर्ड्स है। और अभिसारी चिंतन भी जो है कि आप अपसारी और अभिसारी में अभिसारी जो है निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने यानी जो है कि प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, या अधिगम और विकास एक जटिल तरीके के अंतः संबंधित है, या विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि अधिगम और जो विकास है वह एक जटिल तरीके से क्या है, अंतः संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, पॉइंट बिल्कुल सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये पॉइंट भी सही है। और विकास संशोधन योग्य होता है, तो ये पॉइंट भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो यही जो है कि विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, ये बात गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ऑप्शन ए है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की कि शिक्षक द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो कि अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। यहाँ पर बल प्रयोग दिया है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, जब वे उसका पालन करते हैं तो वे उपयुक्त पुरस्कार देता है, ये भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार जो है निगेटिव वर्ड होता है। उसके बाद बात करते हैं कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना है। तो मानक जो है एक निगेटिव टैग वर्ड से ध्यान दीजिएगा, तो इस वजह से जो है कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यानी कि बाल केंद्रित कक्षा की एक मुख्य विशेषता है कि जो वहाँ पे बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए क्या होता है, उनको उत्तरदायी बनाया जाता है, किसके द्वारा? शिक्षक के मार्गदर्शन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि से क्वेश्चन है। तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छा है, सबसे सही है। ऑप्शन ए है कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरणार्थ में यदि उदाहरण दिया है प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेद आदि। ऑप्शन बी है कि बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, या बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ये पॉइंट तो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही ठीक बात बोल दिया है। और बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि उपलब्धि परीक्षणों के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर बनेगा बुद्धि के बारे में कि बुद्धि बहुआयामी होती है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं, इससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर सी जो है इस क्वेश्चन का बनेगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कि लिंग यानी कि जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है, किसके ओर। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़के और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, या आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार कराना, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, और आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो उन्हें याद करने के लिए कहेंगे, उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। याद करना एक गलत बात है, तो गलत निगेटिव टैग वर्ड से ऑप्शन कट जाएगा। बच्चों को कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता ही नहीं है, यहाँ पर भी पॉइंट गलत हो जाएगा। माता पिता को बुलाएंगे और उनके बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे, ट्यूशन लगाने के लिए कहना भी एक गलत हो जाएगा। तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही होना बनता ही है, क्योंकि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि पॉइंट बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चीज़ें अगर आप समझते चलते हैं दोस्तों तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। बात बिल्कुल सही है कि एक ही आयु के बच्चों में जो है कि बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, थोड़ा सा कोई कमज़ोर होता है, ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि इस संदर्भ में जो विद्यालय की भूमिका है वो क्या है। तो दिया है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना। मानकीकृत एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिया है कि यह सुनिश्चित करना कि बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, या सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें, या बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार जो है क्या करे, अवसर मिले, किसके लिए, विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं अब यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आना ही आना है दोस्तों, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चे के माता पिता के व्यवहार को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। इसलिए व्यवसाय से उसका रिलेशन क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त करने का अवसर मिले, अपनी संभावना प्राप्त करने का अवसर मिले, या कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, या यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, अवसर देना हर एक बच्चे को। ये जो है एक बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। ये अवसर दोस्तों ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सही कराएगा, यदि आपको क्वेश्चंस में आंसर नहीं आ रहा है तो। जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, गतिविधि करने के लिए मिले, तो वो उससे अच्छा पॉइंट आपका कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर भी बात की जा रही है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को क्या हो,
प्राप्त अपनी संभावना प्राप्त करने का क्या मिले, अवसर मिले। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में किस प्रकार सहायता करेंगे। तो यदि बच्ची की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देना एक गलत बात होता है, तो ये पॉइंट कट जाएगा आपका। दूसरा है तथ्यात्मक जानकारी देकर भी आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, अभी आपको बताए भी है। और बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। याद करना एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिना कहे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे और आपको चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्यों काम नहीं करेगी? कि पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, या फिर जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, या पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा, या फिर यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की ओर ले जा सकता है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि शायद क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ही पुस्तकों को पढ़ने की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल जो है कि यह संभावना व्यक्त हो सकती है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, कैसी है? सीखने के विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करवाना। परीक्षा की बात कर दी गई है, केवल परीक्षा के लिए तैयार करवाना गलत हो जाएगा। दिया है कि सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना, केवल सही उत्तर के लिए तैयार करना गलत हो जाएगा। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, और जो कि बिल्कुल सही होगा शिक्षक की भूमिका के रूप में कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की क्या करना, सुविधा नहीं देना, उन्हें सोचने देना, चिंतन करने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, कौन सा सबसे सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि आपको बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न करें। दंड देना पहले मैंने बताया आपको गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिया है कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि उनके विचार करने की क्षमता नहीं होती, ये पॉइंट कहना गलत होगा। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं और यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं और गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, तो ये पॉइंट भी गलत है, हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों की गलतियां जो होती हैं एक खिड़की के समान होती हैं और यह जानने के लिए इसमें मदद करती हैं कि वे किस प्रकार से बच्चे जो है कि सोचते हैं, वे दिशा निर्देश देते हैं गलतियां जो होती हैं। ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो आकलन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्यों है? तो आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल बात सही नहीं है। जो एकमात्र होता है ना दोस्तों, या केवल या यह एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल आ गया, और अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं है। तो बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपनी सहपाठियों की तुलना में वे कहाँ पर हैं। तुलना करना एक गलत वर्ड है और यहाँ पर अंक दिया जाना केवल बात की जा रही है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। अब बचता है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके
अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो बिल्कुल बात सही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको जो है चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और दोस्तों इसी तरह अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं एग्जाम तक, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो सीडीपी का डर होता है दोस्तों आपके अंदर से निकल जाएगा और बेखौफ होकर आप क्वेश्चंस का आंसर ट्रिक कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया हो। तो उम्मीद करते हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा यस, ठीक है। और वीडियो दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि तभी जो है नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।